जनसंख्या देखते हैं, उसमें जनसंख्या में देखें दो तरह के सवाल बनते हैं जनसंख्या में। एक तो बनता है बेटा जनसंख्या में वर्ष बाद पर सवाल कि वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, और दूसरा होता है वर्ष पहले पर सवाल कि वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी। दो तरह के सवाल बनेंगे, वर्ष बाद जनसंख्या, वर्ष पहले जनसंख्या। तो वर्ष बाद पूछा गया तो जो हमें सॉल्व कैसे करना, तो हमें जो जनसंख्या दे रखी है वो हम लिख लें, जो हमें जनसंख्या दी है वो लिख लेते हैं इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज अपॉन 100। ऐसा हम करते जाएंगे जितनी बार हमें दिया गया है। अब ये प्लस माइनस क्या है, अगर मान लो उन्होंने कह दिया कि पहले वर्ष इतनी वृद्धि है तो प्लस होगा और कमी है तो घट माइनस होगा। जितने साल बाद पूछा गया उतनी बार हम करेंगे। और यदि वर्ष पहली जनसंख्या पूछी गई तो सेम सवाल जो हमें जनसंख्या सवाल में दे रखी है हम उस जनसंख्या का प्रयोग करें इंटू यही चीज़ हमारी पलट जाएगी 100 अपॉन क्या होगा 100 प्लस माइनस परसेंटेज इंटू क्या होगा 100 अपॉन क्या होगा 100 प्लस माइनस परसेंटेज और इंटू ये रहेगा। जितनी बार दिया गया है उतनी बार हम प्रयोग कर सकते हैं। ये होता है वर्ष बाद और वर्ष पहले जनसंख्या निकालना। अब देखें हमारे पास जो सवाल है हम सवाल कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन हमें दे रखा है एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या होगी 4600, 6400, 7600 और 6000। अब यदि हम अपने सवाल पर देखें तो हमसे क्या पूछा गया है, तो वर्तमान आबादी क्या है। वर्तमान आबादी इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या ये थी और वर्तमान आबादी क्या है, मतलब हमें कहाँ जाना है 2 वर्ष बाद जाना है। भाई 2 वर्ष पहले का हमें दे रखा है, वर्तमान पर लौट के आएंगे, इसका मतलब कहाँ लौट के आएंगे हम 2 वर्ष बाद लौट करके आएंगे। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी वो हमें निकालना है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, कैसे करेंगे। तो देखो हमें वर्तमान निकालना तो हमें क्या चाहिए वर्ष बाद जनसंख्या। तो वर्ष बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, कैसे निकाल रहे होंगे यहाँ पर वो देख लेते हैं अपन। तो देखिए हमारे सवाल में कहा गया है 2 वर्ष बाद, यानी वर्तमान आबादी कह दें यहाँ पे। यहाँ पूछा गया वर्तमान, या फिर वर्तमान आप समझोगे कि 2 वर्ष पहले का यदि दिया गया है और वर्तमान पूछा गया है तो कोई चीज़ अगर 2 साल पहले है और वर्तमान आना है मतलब कहाँ आना है आगे, यानी हमें सीधी सी बात है कि 2 वर्ष बाद निकालना है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या है। तो वर्तमान निकालना है यानी 2 वर्ष बाद निकालना। 2 वर्ष बाद निकालना तरीका क्या था बेटा कि भाई जितनी आबादी दी है 10,000 आबादी दी है इंटू, तो आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, घट रही है यानी हर साल 20 घट रही है। इसका मतलब कितना होगा 80 बटे क्या हो जाएगा 100। फिर घटी रहेगी तो 80 बटे क्या हो जाएगा 100। भाई 2 बार लगातार घटी ना हमारे पास तो ये घट गई। अब जो कट रहा है वो काट लेते हैं, तो 1 2 0 काट लेते हैं, 1 2 0 ये कट जाएंगे, 2 0 कट जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो 8 × 8 कितना हो गया 64 और 2 0 ये है तो कितना होगा 6400। तो हमारी जो वर्तमान आबादी होगी वो कितनी हो जाएगी 6400 हो जाएगी हमारी वर्तमान आबादी। तो भाई वर्ष बाद कैसे जाना है वो क्लियर हो गया। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसमें वर्ष बाद वाले पे। देखें अगला सवाल हमें क्या दिया गया यहाँ पे कि एक नगर की आबादी 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। 10% हर साल बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद उसकी आबादी क्या हो जाएगी। तो 3 वर्ष के बाद उसकी आबादी क्या हो जाएगी यदि नगर की जनसंख्या कितनी है 64,000 है। तो हमारे पास अब हमें क्या करना है वर्ष बाद निकालना है। कब निकालना है 3 वर्ष बाद जनसंख्या। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो हम क्या करें, हमें कितना दे रखा था 64,000 इंटू 3 वर्ष बाद दिया गया है 10% की दर से बढ़ रहे हैं मतलब कितना 110 बटे कितना हो जाएगा 100। चूँकि बढ़ रहे हैं तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 100 में 10% 110 बटे कितना हो गया 100 इंटू कितना 110 बटे कितना हो गया 100। 3 बार क्यों किया, चूँकि कितना कहा गया आपसे 3 वर्ष बाद कहा गया इसलिए कितना हो गया 3 बार जोड़ दिया अपन से। अब जो कट रहा है वो कैंसिल आउट कर लेते तो 1 2 3 0 जाएंगे तो 1 2 3 0 ये काट लेते हैं और भी 0 कटेंगे तो 1 2 3 0 कैंसिल है तो 1 2 3 0 यहाँ कैंसिल है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते कितना है 64 इंटू 11 11 11 11 का क्यूब आया कितना आया 13 31 क्या होगा 11 का क्यूब। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं तो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो 64 गुणा कर लें 13 31 184। अब मैं गुणा नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट मैंने आपको आंसर लिख दिया जो उसका सही आंसर था। गुणा आप कर सकते हो, आपको पता है बाकायदे, आप 4 का कर लो फिर 6 का गुणा कर लो। तो ये है आपका आंसर 85184। ये हो जाएगी 3 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या। ठीक है बात यहाँ पे।
अब देखते हैं अपन इसमें अगला सवाल, वर्ष बाद के बन जाए करते। वर्ष बाद में जो भी कहा गया आप सवाल कर सकते हो। वर्ष पहले का पूछा गया तो बस यही चीज़ क्या करेंगे, पलट देंगे। तो वर्ष बाद के भी कर सकते हैं, वर्ष पहले के। एक सवाल और कर लेते हैं वर्ष बाद वाला, फिर अपन आते हैं वर्ष पहले वाले सवाल। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इस कस्बे में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो हमसे कहा गया 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालनी है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब अगर 2 वर्ष बाद निकाल रहे हैं, जनसंख्या दी है 1,76,400। अब देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 5 की वृद्धि हो रही है, यानी कितना हो गया 105 बटे क्या हो गया 100 इंटू कितना हो जाएगा 105 बटे कितना हो जाएगा 100। 2 वर्ष बाद निकालना है 2 बार। ध्यान रखिएगा ये बदल भी सकते हैं कि पहले साल 5 की वृद्धि, अगले साल 10 की वृद्धि, तो हम 5 की एक साल, अगले साल 10 भी कर सकते हैं वो। अब यहाँ कैंसिल आउट काट कर लेते हैं, तो 5 से काट लें 21 बटे कितना आ गया 20। यहाँ कैंसिल कितना आ गया 21 बटे कितना आ गया 20। अब यहाँ काटना चाहो तो 0 0 काटने का सुख लेना है तो 0 0 काट लो, और 2 दूनी कितना हो गया 4। 4 से काट लेते कितनी बार 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4। ये कितना हो गया 441 इंटू कितना हो गया 441, क्योंकि 21 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 441। अब इनका कर लेते हैं आपस में गुणा। यहाँ पे तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा, तो इनका आपस में गुणा करने कितना आएगा 19, 44, 81। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इनका इतना आ जाएगा 19, 44, 81, यानी 1,94,481। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर सवाल में बदल भी सकते हैं वो क्वेश्चन में अपने पास, कि भाई यहाँ दे दें कि भाई पहले साल 5 की वृद्धि फिर 10 की वृद्धि। मान लीजिए ये बन जाएगा करते, मान लीजिए इसी सवाल में वो कह देते सवाल में कि भाई पहले साल 5 की वृद्धि हुई फिर 10 की वृद्धि हुई, तो फिर हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि वही लिखते हैं 1,76,400। पहले साल 5 की वृद्धि तो 105 बटे 100, अगले साल 10 की वृद्धि तो 110 बटे 100। फिर कैलकुलेट कर लेते, मान लीजिए एक साल और दे देते कि तीसरे साल में का 20 की कमी होगी तो कितना हो गया 80 बटे 100। ये हो जाता है हमारा आंसर, बन जाया करते। तो ये होता है 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष 4 वर्ष बाद, जितने साल कहा जाए उतने साल करना है। और वर्ष पहले पूछ लिया गया तो यही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा आपका। ये ज्यों का त्यों रहेगा, बस ये चीज़ पलट लेती है। तो वर्ष पहले वाले भी एक आध में सवाल कराए दे रहा हूँ। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं सवाल जनसंख्या पर ही बनाया जाए। इसी सवाल को वो ऐसे भी कह सकते हैं, कोई वस्तु है जिसका मूल्य ये है, उस वस्तु के मूल्य में हर साल 5 की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जब नगरीय उस वस्तु के मूल्य में जो हमें लगातार 2 बार 5% की वृद्धि कर दी, तब उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो भी हमें सवाल यही करना है, वहाँ बन जाया करते। चलिए, तो ये था वर्ष बाद जनसंख्या निकालना, तो ये आप कर लीजिएगा। और वर्ष पहले कैसे करना है तो वो अपन कर लेते हैं। वर्ष पहले वाले सवालों को देखते हैं अपन यहाँ पर। अब जो सवाल हमने वर्ष बाद पे किया, इसी सवाल को हम वर्ष पहले पर भी कर लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या लिखी दे रखी है 1,76,400, तब इस कस्बे में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है। तब आपसे कह दिया है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष पहले क्या होगी। तो इसी को अपन सॉल्व कर लेते हैं। 2 वर्ष पहले पूछा गया तो सेम वही सॉल्यूशन रहेगा, 1,76,400 इंटू, अब वर्ष पहले कहा गया तो पलट लेते हैं 100 अपॉन कितना गया है 5 की वृद्धि यानी 105। 100 अपॉन कितना 105, क्योंकि कितने साल के ये अपने को 2 वर्ष पहले। अपन कहाँ निकाल रहे हैं, 2 वर्ष पहले का निकाल रहे हैं। तो इसी सवाल को अपन उल्टा कर लो, यहाँ पर कट जाएगा तो कितना आएगा 21, 20 ये हो गया, ये काट दो कितना आ गया 21, और ये कितना आ गया 20, ये कट जाएंगे। अब 21 से कटने वाला है, 21 से इसे काटना चाहो तो कट जाएगा, क्योंकि 21 यहाँ लिखा है, ये लिखा है हमने, तो 21 से कट जाएगा। 21 से काटोगे अपने पास यहाँ पे, तो 21 से 21 का स्क्वायर कितना बने, इनका मल्टीप्लाई कितना हो 441, और 441 से लिखोगे ना यहाँ, तो 441 का 4 गुना लिखा हुआ है, ये 441 का 4 गुना ये लिखा हुआ है। 441 काटने तो कितनी बार रहेगा, 400 बार कट गया, तो 400 हो गया ये, इंटू कितना 20 इंटू 20 कितना 400 हो गया अपने पास। ये कितना हो गया 4 चौके 16, 2 जीरो 2 जीरो, ये जनसंख्या होगी 1,60,000। ये क्या होगी 2 वर्ष पहले जनसंख्या। बन जाए करते सभी बच्चों से सवाल कि वर्ष पहले कहा गया तो भी ऐसे निकालना है, वर्ष बाद कहा गया तो क्या करना है। दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई कि वर्ष पहले में क्या करना है, वर्ष बाद में क्या करना है।
अब अगला टाइप देखते हैं अपने पास कि अगला टाइप जो आपसे वर्ग 3 में पूछा जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं कि अगला टाइप आपसे वर्ग 3 में क्या बनेगा। देखें, आय और व्यय पे हमारे पास सवाल बनेंगे तो मोस्टली आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो 2 टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से पहला टाइप हमारे पास ये है। तो कुल हमारे पास होते तो 6 टाइप के आय व्यय पे सवाल है, पर आपसे जो वर्ग 3 का स्टैंडर्ड इस प्रकार का है उस लेवल में 2 टाइप के सवाल आपसे बनेंगे। तो पहला टाइप हमारे पास ये है जिसमें सीधा सीधा आपको खर्चा दिया जाता है। सवाल क्या है, सवाल पर आते हैं। हमसे कहा गया गोपाल अपनी वेतन का 28% शिक्षा पर, 20% बच्चों के मनोरंजन पर, 4% कपड़ों पर, 5% मकान किराए पर, 2% निर्धन कोष में जमा करता है। शेष बचे 16,810 रुपये बैंक में जमा कर देता है, तब उसकी कुल आय क्या है। कोई भी व्यक्ति होगा उसकी कुल आय जो होगी वो कुल आय हमेशा क्या होगी, 100% ही होगी। किसी भी व्यक्ति की यदि इनकम होगी तो कुल इनकम जो होगी वो कुल इनकम कितनी होगी, 100% ही होगी। 100% से कम ज़्यादा तो इनकम हो नहीं सकती। अब अगर उसकी कुल आय 100% है तो कुल खर्च कितना हो गया वो अपन निकाल लेते हैं। कुल खर्च उसने कितना कर दिया वो देख लेते हैं। तो कुल खर्च कितना किया, तो पहले उसने 28% खर्च कर दिया, फिर उसने 20% खर्च कर दिया, फिर उसने 4% कपड़ों पर खर्च कर दिया, फिर उसने कितना कर दिया, 5% कर दिया, फिर कितना कर दिया, 2%। इस प्रकार से कुल कितना खर्च कर दिया उसने, तो अपन जोड़ लें यदि पूरा तो कितना हो गया, 28, 20, 48, 4, 52 और 5, 57 और 2 कितना, 59। 59% वो खर्च कर चुका है। यानी 100% उसकी इनकम थी जिसमें से 59 यानी 59% वो खर्च कर चुका है। तो बची कितनी, तो शेष कितना बचा, तो शेष बचा जो हमारे पास वो शेष कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे 100 उसकी इनकम थी, 59 वो खर्च कर चुका, तो 100 में 59 चले गए, कितना बचा, 41%। यानी कि 41% उसके पास शेष राशि बची। 100 कमाए, 59 उसने ये खर्च कर दिए कुल, तो कितने बचे शेष, 41%। तो शेष राशि जो बची कितनी बची, 41%, जो कि उसने कहाँ जमा कर दी, बैंक में। और वो शेष राशि है कितनी, 16,810 रुपये। यानी हमें सवाल में 41% बराबर दे रखा है 16,810 रुपये। ये हमें क्या है, 41% का मान दे रखा है। और हमें क्या निकालनी है, कुल आय। तो कुल आय क्या होगी, 100%। तो 41% का मान है 16,810 है। हम यहाँ से डायरेक्ट निकालें कि 100% का मान कितना होगा, तो कितना होगा, 16,810 बटे कितना हो जाएगा, 41 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ये क्या लिखा है, 41 है, क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, 41 से काट देते कितनी बार जाएगी, 41 बार। तो कुल उसकी इनकम जो होगी कितनी होगी, यहाँ पे 4 और 1 जिन और 2 जीरो, ये तो 41,000 रुपये क्या हो गया, उसकी कुल आय हो गई। तो कुल जो आय होगी वो कितनी होगी, उसकी 41,000 रुपये बन जाएगा। सभी लोग बच्चों से करते। तो ये हो गया आपका पहला जिसमें सीधा सीधा खर्च होगा और फिर आपसे कुल आय पूछ ली जाती है। एक आध सवाल और इस पर देख लेते हैं अपन। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल हमें क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया, श्रीकांत अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, 30% मकान किराए पर, 25% मनोरंजन पर, शेष 7500 रुपये शेयर मार्केट पर लगाता है। तब आपसे पूछा गया श्रीकांत की कुल आय क्या है। तो हमने अभी बात समझी थी पिछले क्वेश्चन में कि कुल आय जो होगी, कुल आय तो हमारी क्या होगी, 100% ही होगी। कुल आय जो होगी वो 100% ही होगी। और उसने क्या किया है, श्रीकांत ने अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, ऐसे निकाल लेते हैं कुल खर्च कितना कर दिया। तो कुल कितना खर्च कर दिया वो पर निकाल लेते हैं। तो जो कुछ खर्च है तो 20% उसने अपनी भोजन आमदनी का भोजन पर खर्च किया है, 30% कहाँ खर्च कर दिया उसने, अपने मकान किराए पर खर्च कर दिया, 25% कहाँ कर दिया, मनोरंजन पर खर्च कर दिया। इस प्रकार से कुल कितने खर्च कर दिए, तो 30, 20, 50, 25, 75, यानी 75% जो है वो कुल खर्च कर चुका है। कुल आय कितनी थी, 100% कुल आय थी, खर्च कितना कर दिया उसने, कुल 75%। कुल आय 100% थी, खर्च कर दिया कुल कितना, 75%। तो शेष आय कितनी बची, 25%। और इस 25% का मान हमें दिया है कितना, 7500 रुपये। तो 25% बराबर कितना दिया, 7500। हमें क्या निकालनी है, कुल आय। तो यदि हम कुल आय निकालें तो कुल आय कितनी आएगी, तो जब कुल आय हमने निकाली तो कितना, 25% बराबर 75, तो कुल आय क्या होगी, 100%। तो 100% बराबर निकालें कितना आया, 7500 बटे कितना आ गया, 25 इंटू कितना हो गया, 100। 25 दिया 75, ये 300,
300, ये हो गए 2 जीरो, कितना 30,000 रुपये। तो उसकी जो कुल आय आ गई कितनी 30,000 रुपये। तो ये होता है टाइप फर्स्ट, इसमें आय व्यय में जो सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है। यही सवाल इस तरीके से ना बनाएं अपने पास, इसी सवाल को क्या कर दें जब सेकेंड टाइप पर लेकर के आएँ, यही सवाल अगर हम टाइप सेकंड पर ले गए यहाँ पे दूसरे टाइप का बना दें आय व्यय का, जो मैंने आपसे कहा 2 टाइप के सवाल बनेंगे, तो इसी सवाल को देखें कि सेकंड टाइप पर ही बनाना चाहें तो वो कैसे बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। हो सकता है कैंसिल आउट करने में इसमें दिक्कत हो जाए, क्योंकि डाटा यही रहेगा, अपन डाटा ना बदल के अपन डाटा इसी का प्रयोग कर लेते हैं, या डाटा चाहें थोड़ा सा बदल लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं अपन 40%। बस कितना सवाल में चिन्ह रहेगा वो देखते हैं अपन। तो ने यदि इसी सवाल में कह दिए तो आय व्यय में ही अपन टाइप सेकंड पे यदि बात करें, इसी सवाल में कह दिया कि श्रीकांत अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, यहाँ लगा देंगे फिर शेष का, एक शब्द आएगा शेष का, यानी जो खर्च कर चुका है उसके बाद का। तो 20% वो अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, शेष का 40% मकान किराए पर, फिर यहाँ फिर लगाएंगे वो शेष का 25% मनोरंजन पर, और फिर यहाँ उसके बाद लिखेंगे शेष बचे 7500 रुपये उसने शेयर मार्केट पर लगाए, तब श्रीकांत की कुल आमदनी क्या है। तो आप देखोगे पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर कहाँ आ गया। तो पिछले सवाल में जो सीधा खर्चा दिया था वो सीधे सीधे खर्च दिए थे, लेकिन इस सवाल में नयापन जो है वो क्या लिया है कि 20% खर्च किए, फिर क्या दिए भोजन पर, फिर लगाए शेष का, एक नया शब्द लगाया शेष का, यहाँ भी क्या लगा दिए शेष का। जब इस तरह का सवाल होता है तो कहने का मतलब जो होता है, मैं पहले प्रोसीजर बता देता हूँ फिर डायरेक्ट तरीके बता दूँ कैसे करना है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो 100% था, यानी 100 रुपये जो थे, अगर 100 रुपये थे आपके पास, अपन समझें कि 100 थे अपने पास, 100 में से 20% क्या कर दिया उसने खर्च कर दिया, 100 में 20 खर्च कर दिया, कितना बचा उसका 80, कितना बचा 80 बचा। अब इस 80 का जो है अपने पास वहाँ जो दे रखा, जो 80 बचा हुआ है, इस 80 का क्या निकालना है 40%, यानी 80 का 40%। तो 80 का 40% निकालने कितना आएगा 8 चौके 32, यानी 32 और खर्च कर दिया। तो 80 का 40% यानी 32 उसने और कम कर दिया, तो कम कर लेते हैं, 10 में 2 गए 8, 7 में 3 है कितना 4, यानी अब कितना बचा 48। अब जो 48 बचा है इस शेष का 25%, यानी 48 का 25%। तो 48 का 25% निकालें तो इसका मान कितना आएगा, 48 का था कितना 24, 24 का था कितना 12, तो कितना आएगा 12। तो यानी 12 उसने और खर्च कर दिया। फिर अभी तक सीधा खर्च कर रहा था, यहाँ जो यहाँ उन्होंने क्या बोला, जो बचा है उस शेष का, यानी उस पर और, तो उसी पर हमें अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो 48 में 12 और कम हो गए, तो 8 2 कितने गए अपने यहाँ पर 6, और 4 में कितना 3, 36% उसके पास अब बचा। जो वहाँ सीधे सीधे दिख रहा था, यहाँ कितना दिख रहा है अपने को 36 बचा है, यानी 36 का मान हमें कितना दिया है 7500 रुपये। तो हम 36% बराबर यूज कर लें कितना 7500 रुपये, और फिर अपन यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर अपन चाहें तो 7500 को अपन एक काम कर लेते हैं, अपन कैंसिल आउट हो जाए आराम से, इसलिए 7200 कर लेते हैं तो अपन, तो आपका आराम से कट भी जाएगा, क्योंकि सवाल वही था उसी को अपन चेंज किया है यहाँ सवाल में। तो एक तरीका तो ये होगा अपने पास करने का। और दूसरा तरीका क्या है जो आप यूटिलाइज करोगे, यानी आप ही उसको उपयोग करोगे कि जब भी ऐसा कोई सवाल आता है आपके पास कि अगर शेष का लिखा हुआ, तो यदि आपको कुल आय निकालनी हो, कुल आय ही आपसे पूछी जाएगी, कुल आय निकालनी हो, तो आपका तरीका जो रहेगा वो रहेगा बेटा शेष राशि। तरीका क्या होगा, शेष राशि इंटू 100/100 प्लस माइनस %। अब प्लस माइनस वाली बात तो यहाँ होगी नहीं, सीधे सीधे 100 माइनस % इंटू 100/100 माइनस % इंटू 100/100 माइनस %। जितनी बार कहा गया उतनी बार लिख लें। अब शेष राशि कितनी थी 7200 इंटू 100। पहला खर्च, ये पहला खर्च है, ये दूसरा खर्च है, ये तीसरा खर्च है। जितने खर्च उसने दे दिए, पहला खर्च, ये दूसरा खर्च, ये तीसरा खर्च, जितने खर्च दिएगा ऐसे अपन लिख सकते हैं यहाँ पे सवाल में। तो पहला कितना किया उसने 20, तो 100 माइनस 20। दूसरा कितना कर दिया उसने, कितना कर दिया 40, तो 100 माइनस कितना हो गया 40, 100 माइनस 40, ठीक है। तीसरा कितना कर दिया उसने 25, तो तीसरा क्या हो जाएगा अपने पास 100 अपॉन कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो गया 25, ये हो गया। अब इसे अपन कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, तो कितना आ गया 7200। अब ये कितना हो जाएगा, मैं यहीं कर लूँ सीधे, इसी में कर लेता हूँ। ये 100 में चले गए 20 कितना आ जाएगा 80, तो ये कितना हो गया मेरे पास 80। 100 में चले गए 40, ये कितना बचा मेरे पास 60,
और 100 में चले गए 25, ये कितना हो जाएगा 75, तो हमने माइनस कर लिए। अब जो कटने लायक है वो काट देते हैं, पहले भी कट जाता, दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया कट जाए तो ठीक है और नहीं कटे तो कोई बात नहीं। तरीका आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सवाल अपने पास इसका नहीं था। अब जो कट रहा है ऊपर काट देते हैं, ऐसे कट जाएगा अपने पास। यहाँ पे 20 से काट दे तो 20 चौके 80, 20 2500, और काट दें 20 दिया 60, 20 2500, और काट दें तो 25 दिया 75, 25 2400, ये हो गया। अब यहाँ चाहे तो काट सकते हैं 4 3 12 और 12 3 36, 4 3 12 और 12 3 36 और 36 दूनी 72, ये हो गया अपना 200। 4 3 12 और 12 3 36, 36 दूनी 72, तो ये हो गया 200 हो गया अपने पास। ये इंटू गुणा कर लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 4, 5 इंटू 5 25, 25 चौके 100, 100 ये हो गया। यानी अपने पास जो कुल आए हुए 200 और 2 जीरो और लगा दीजिए, ये हो जाएगी। तो अगर आय व्यय पर सवाल आएंगे तो दो तरह के सवाल आएंगे, सीधा सीधा खर्च होगा या फिर शेष का खर्च होगा। तो शेष का खर्च होगा तो कुछ इस तरह से करेंगे। एक सवाल और देख लेते हैं अपन शेष का पे। अब देखें अपन ने जो आय व्यय पर देख रहे थे, नारायण अपनी मासिक वेतन का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% कपड़ों पर, शेष बचे 5760 रुपये चिकित्सा पर खर्च करता है, तब कुल आय क्या है। तो हमने अभी देखा बेटा शेष का सवाल होगा, तो हमें यदि कुल आय निकालनी होगी तो हमारा तरीका क्या होगा। अगर हमें शेष का निकालना है तो शेष बची राशि, तो शेष कितने बचे बेटा 5760 रुपये इंटू अपॉन क्या होगा 100 अपॉन पहला खर्च। तो पहला खर्च कितना है 20%, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 अपॉन दूसरा खर्च कितना किया उसने 50। ध्यान है ये कब करना होता है जब सवाल में क्या लिखा हो शेष का। दूसरा खर्च कितना 100 माइनस कितना 50% इंटू तीसरा खर्च कितना दिया 40, तो 100 अपॉन कितना हो गया बेटा 100 माइनस कितना हो गया 40। तो ये हमारे पास खर्च हो गए। अब मैंने माइनस सीधे कर देता हूँ कि 100 में चले गए 20 कितना आ गया बेटा यहाँ पे 80, और 100 में चले गए यहाँ 50 कितना आ गया अपने पास यहाँ 50 ही आ गया, और 100 में चले गए 40 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 60। तो ये हो गए हमारे पास। अब जो कट सकते हैं ऊपर कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो नहीं कटेंगे उसे छोड़ देंगे। तो जीरो तो काट लेते हैं, तो 1 2 3 काट देते हैं जीरो, तो 1 2 3 जीरो हमारे कट गए। अब और कुछ काटना हो तो अपन काट लेते हैं यहाँ से। 8 से काटने से तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे 8 से यदि काटते हैं अपन तो 8 संग 48 और 8 सत्ते 56, तो 8 से 56 कितना होता है 1 8 दूनी 16 कितना हो गया 72, ये हो गया। अपन यहाँ काटें तो 6 पंचे 30, यहाँ से भी काट सकते चाहो तो 5 से काटो कितना है 5 दूनी 10 20, ये हो गया। और 6 से काटें तो 6 से कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 6 72। अब गुणा कर लेते हैं तो 12 दूनी 24, वो हो गया 24, 1 जीरो उसका 2 जीरो हमारे पास वो हो गए। कुल कितनी आय हो गए 24,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा पहला वाला सवाल नारायण वाला। ठीक है, तो अब शेष का जब भी होगा बेटा इसी तरीके से अपन करेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन एक और अपन लिख लिया था यहाँ पे, तो उसको अपन देखते हैं कि वो भी ऐसे करेंगे। तो वो भी देखो सेम रहेगा, मैं सीधे माइनस करके लिख दूंगा सीधे। अब देखें ऐसे सॉल्व करें दूसरे वाले सवालों को। तो यहाँ देखें नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70%, क्या लिखा है शेष का, और शेष का लग गया मतलब सवाल वही बन गया। शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, यदि 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय क्या है। तो हमें निकालनी है कुल आय। तो कुल आय कैसे निकालेंगे, तो कुल आय हमें निकालनी है। तो कुल आय निकालेंगे तो शेष आय कितनी है 3600 इंटू 100 अपॉन डायरेक्ट माइनस कर लूँ, 100 में चले गए 20 कितना आ गया 80, फिर क्या हो गया 100 में कितने लगे 70 कितना आ गया 30, तो 100 बटे कितना आ गया हमें यहाँ पर 30। अब जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। यहाँ से 2 जीरो हमारे कट रहे हैं तो 2 जीरो हमने काट दिए, 3 से काट दिए ऐसे, तो कितनी बार जाएगी यहाँ पे 12 बार, और काटने तो 4 से कट जाएगा, ये तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 से काट दिया कितना आ गया 50, तो कितना हो गया 5 3 15, ये हो गया 1 जीरो इसका 2 जीरो ये। तो कुल आय कितनी हो गई नीलम की 15,000 रुपये। तो ये हो गया अपने पास ये टाइप। तो आय व्यय पर सवाल बन जाएगा। तो आपसे परसेंटेज वाइज जो स्तर होने वाला है और लगभग यही होने वाला। फिर भी हमें एक और मुझे लगता है कि यदि पूछना चाहेंगे तो एक और टाइप है सेट थ्योरी का, तो सेट थ्योरी का एक टाइप और कर लेते हैं अपन कि वो क्या पूछ सकते हैं अपने पास। सबसे पहले सेट थ्योरी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेट थ्योरी में बहुत सवाल आते हैं पर आपसे जो उम्मीद हो सकती है आने की उसकी बात करते हैं। तो हम समझते हैं पहले उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है सेट थ्योरी का।
9th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है, वैसे 9th क्लास में है, लेकिन आपके जो पेपर में क्वेश्चन आने हैं वो आने हैं मेनली 8th क्लास तक का लेवल रहेगा। अब 8th क्लास का लेवल रहेगा, यानी 8वीं क्लास तक का स्तर हो सकता है। तो 8वीं क्लास के स्तर तक के क्वेश्चन में नहीं आने की उम्मीद होगी, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ ताकि यदि क्वेश्चन आया तो आपसे बन जाए। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑफिस है, एक ऑफिस है, ध्यान से समझना बात। एक ऑफिस है, ऑफिस में हमारे पास 3 तरह के लोग होते हैं। पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो चाय पसंद करते होंगे, जो चाय पसंद करते होंगे। दूसरे ऐसे होंगे जो कॉफ़ी पीना पसंद करते होंगे। तीसरे कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो चाय पसंद करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कॉफ़ी पीना पसंद करते होंगे। तीसरे ऐसे होंगे कि भाई चाय मिल जाए तो चाय भी पी सकते हैं, कॉफ़ी मिल जाए तो कॉफ़ी भी पिएंगे, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों पी सकते हैं, बस पिलाने वाला उन्हें मिल जाए। तो चाय कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जब हम बात करते हैं कि चाय पसंद करना, तो चाय पसंद करने की बात करते हैं तो इसमें 2 कैटेगरी के आदमी शामिल हो जाते हैं। चाय पसंद करने में 2 कैटेगरी कौन कौन सी? वो व्यक्ति जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं वो भी शामिल होंगे, क्योंकि एक आदमी कह रहा है चाय पसंद करता हूँ, चाय पसंद करते हैं, यानी सिर्फ चाय पसंद करते हैं तो वो भी शामिल होगा। प्लस चाय और कॉफ़ी जो पसंद करते हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। क्यों शामिल होंगे? क्योंकि भैया उसने कहा था चाय पसंद करते हैं, तो सिर्फ जो चाय पीते हैं वो तो चाय पसंद करते ही हैं, लेकिन चाय पसंद करने वाले आदमी कॉफ़ी भी अगर पी लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, यानी चाय पसंद करने में तो शामिल है वो आदमी। सेम ऐसे ही कह दिया जाए कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो कॉफ़ी पसंद करने में 2 टाइप के होंगे, सिर्फ कॉफ़ी वाले और चाय और कॉफ़ी वाले दोनों। तो जब ऐसी बात की जाती है तो दोनों की बात वहाँ पर कर ली जाती है। तो हमारे पास जो कैटेगरी होगी बेटा वो 3 कैटेगरी यहाँ बनती हैं। तो बस हल्का सा कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत वैरायटी बनती है, पर आपसे जिस स्तर का सवाल वो उम्मीद कर सकते हैं हम उस स्तर की बात जरूर करेंगे। अब जैसे मान लो ऑफिस था, उसमें आपसे कह दिया कि 70%, यहाँ कह दिया कि 70% आदमी चाय पसंद करते हैं। अब अगर 70% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 30% जो व्यक्ति होंगे वो किसके होंगे? कॉफ़ी पीने वाले। क्योंकि मैंने कहा था कि 70% चाय पसंद करते हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 कैटेगरी के आदमी शामिल कर लिए। वो जो चाय पसंद करते हैं वो भी शामिल हो गए, प्लस चाय और कॉफ़ी वाले भी शामिल हो गए। तो भैया चाय वाले तो हो गए, ये भी शामिल हो गए उसमें। अब बचे कौन से शेष? कॉफ़ी वाले। यानी ये 30% वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीते होंगे। ठीक है। अब मैंने कह दिया यदि 20% आदमी कॉफ़ी पसंद करते हैं, अब अगर 20% कॉफ़ी पसंद करते हैं, इसका मतलब 80% जो होंगे वो कौन से होंगे? सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाले। क्योंकि 20 कॉफ़ी जो पसंद करते हैं, इसमें 2 कैटेगरी शामिल कर ली मैंने, कॉफ़ी वाले भी, चाय और कॉफ़ी वाले, और बाकी जो बच गए उस ऑफिस में कौन बचे? सिर्फ और सिर्फ चाय पसंद करने वाले। तो यहाँ पर जो हमें सवाल पर ध्यान देना होता है वही यही एक बात आपको ध्यान देनी होती है कि बात क्या होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ एक कैटेगरी बनाई, नॉर्मल सी बात की सवाल में, यहाँ पे सवाल बनाने के पहले थोड़ा और समझ लेते हैं। मैंने आपसे कहा एक ऑफिस है, उसमें चाय पसंद करने वाले, चाय पसंद करने वाले, आपसे कहते हैं कि चाय पसंद करने वाले 60% व्यक्ति हैं, तथा कॉफ़ी पसंद करने वाले, कॉफ़ी पसंद करने वाले या पीने वाले, कॉफ़ी पसंद करने वाले जो हैं, पसंद करने वाले दे दिए, कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति दे दिए मैंने 70% हैं, दे दिया। तो अब आप देखोगे कि चाय पसंद करने वाले 60% है। इसका मतलब अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ इस तरह से, अगर ये मेरा वेन डायग्राम बनाता है, ये मेरा सर्कल सिर्फ चाय वालों का है, मैंने बनाया यहाँ पर ये सर्कल बनाया चाय वालों के लिए। तो अगर 60% चाय पसंद करते हैं और 70% कॉफ़ी पसंद, 70% जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से समझना कि चाय पसंद करने वाले 60% हैं। तो मुझे ये बताओ बेटा कि सिर्फ कॉफ़ी वाले कितने होंगे? सिर्फ कॉफ़ी वाले कितने होंगे? 60% क्या करते हैं? चाय। तो सिर्फ कॉफ़ी वाले कितने हो गए? 40%, जो टोटल कितने होते हैं? 100%। चाय वाले 60 हैं, तो सिर्फ कॉफ़ी वाले कितने हो गए? 40%। अब उन्होंने कहा कॉफ़ी वाले 70% हैं, तो अगर कॉफ़ी वाले 70% तो सिर्फ और सिर्फ चाय वाले कितने होंगे? सिर्फ चाय वाले कितने हो जाएंगे? 30%। बात समझ में आ गई मेरी?
ये वेन डायग्राम जानते हो कि जो सिर्फ इसमें है वो सारे के सारे कौन से, कॉफ़ी वाले। अब सिर्फ कॉफ़ी कह रही तो ये कॉफ़ी के 40% हो गए। अब सिर्फ चाय वाले कितने, 30% हो गए। अब जो ये बीच में वैल्यू आई हमारे पास, ये बीच वाली, ये किसके लिए है, जो चाय भी पसंद करते कॉफ़ी। तो टोटल कितने होते, 100। तो 40 तो होगा ये, और 30 हो गए हमारे चाय वाले, 40 हो गए कॉफ़ी वाले, 30 हो गए चाय वाले, कुल कितने होते हैं 100। तो बचे कितने, 40 30 70, 30% जो बचेंगे, 30% आदमी कहाँ आएंगे, बीच में, जो कैसे होंगे, दोनों पसंद करते होंगे। यानी चाय मिले तो चाय, कॉफ़ी मिले तो कॉफ़ी, दोनों पसंद करेंगे। अब आपके पेपर में सवाल बनता है, उसमें से इन 3 में से किसी एक का आपको डाटा अवेलेबल कराएंगे, जिसका डाटा देंगे उसके परसेंटेज के बराबर यहाँ देख लो और कर लो। अब देखो दोनों वाले तो आप बेटा ऐसे भी निकाल सकते हो कि 60% पसंद करते हैं चाय, 70% पसंद करते हैं कॉफ़ी। तो 60 और 70 जोड़ दो यदि, तो 60 + 70 यदि हम जोड़ दें कितना आ गया, 130। 100 से जितना ऊपर जाता है वो होते हैं दोनों पसंद करने वाले। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि दोनों पसंद करने वाले कितने होंगे, 30%। अब यही सवाल हमें दिया होता पेपर में कि चाय पसंद करने वाले 60%, कॉफ़ी पसंद करने वाले 70%, और दोनों पसंद करने वाले दे दिए होते यहाँ पर कि दोनों पसंद करने वाले दे दिए कि 90 व्यक्ति हैं। ध्यान देना, कोई एक डाटा मिलेगा आपको, 2% है तो इसका एक डाटा दे दिया कि दोनों पसंद करने वाले 90 व्यक्ति हैं, परसेंटेज नहीं देगी, 90 व्यक्ति हैं। तो आपसे कहा जाएगा कुल कितने व्यक्ति उस ऑफिस में काम करते हैं। तो आप देखो दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, 30%। तो यानी 30% का मान हमें कितना दिया है, 90। तो हम यहाँ से क्या निकालें, डायरेक्ट 100%। कितना हो गया, 90/30 इंटू कितना हो गया, 100। 30 दिया, 90 कितना आ गया, 300। यानी उस ऑफिस में कुल कितने हैं, 300 आदमी हैं। अब दोनों पसंद करने वाले का डाटा नहीं दिया, मान लो उन्हें दे दिया सिर्फ यही सवाल था, चाय पसंद करने वाले 60, कॉफ़ी पसंद करने वाले 70, सिर्फ दे दिया उन्होंने कि सिर्फ कॉफ़ी पसंद करने वाले 120 व्यक्ति हैं। उन्हें कह दिया सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 120 व्यक्ति हैं। तब आपसे पूछ लिया कि बताइए कुल कितने व्यक्ति ऑफिस में हैं। तो सिर्फ कॉफ़ी वाले कितने हैं, 40%। अब सिर्फ कॉफ़ी वाले 40% आए, तो 40% का मान हमें कितना दिया है, 120। हमें क्या निकालना है, 100%। तो 40 का मान 120 है, 100% बराबर निकालें तो कितना आ गया, 120 बटे कितना है, 40 इंटू कितना हो गया, 100। 40 थी 100 कितने हो गए, 300 आदमी हैं। तो पेपर में 3 में से कोई भी एक डाटा वो आपको अवेलेबल करा सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूं इसके, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखो सेट थ्योरी क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने कहा एक कार्यालय में 70% कर्मचारी क्या करते हैं, चाय पीते हैं, 40% कॉफ़ी पीते हैं, 25 कर्मचारी दोनों पे पीते हैं। तब कुल कितने कर्मचारी हैं ऑफिस में। अब ध्यान देना, आपके दिमाग में ऐसा हो सर कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑफिस में कुछ पीते ना हो। तो हमारे जो सवाल होते हैं उसका ये मान चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर पिएंगे वो। 70% कर्मचारी चाय, 40% कॉफ़ी और 25 कर्मचारी दोनों पीते हैं, तब कुल कितने हैं। तो देखो यहाँ पे अगर 70% कर्मचारी चाय पीते हैं तो सिर्फ कॉफ़ी वाले कितने होंगे, सिर्फ कॉफ़ी वाले कितने होंगे, सर्किल बनाएं सिर्फ कॉफ़ी के लिए। 70 चाय पीते तो सिर्फ कॉफ़ी वाले कितने, 100 में चले गए 70 कितने, 30%। यानी 30% जो होंगे वो कौन से होंगे, सिर्फ कॉफ़ी वाले। अब 40% अगर कॉफ़ी पीते तो सिर्फ चाय वाले कितने होंगे, तो इसका सर्किल बनाएं सिर्फ चाय। तो सिर्फ चाय वाले कितने हो गए, तो अगर 40 पीते हैं कॉफ़ी तो सिर्फ चाय वाले कितने, 100 में चले गए, 40 कितने बचे, 60। अब कुल कितने होते टोटल 100, तो कितना हो गया 60, ये 30, ये 90। जो बीच में होंगे वो कौन से होंगे, दोनों पसंद करते हो, 60 और 30, 90। बचे कितने 10%, ये 10% कौन से होंगे, दोनों पसंद करते होंगे। तो हमें ध्यान देना होता है इन 3 में से कौन सा डाटा, यानी किसका हमें अंकीय मान यहाँ दिया होता है। तो हमें सवाल में दे रखा है कि दोनों पीने वाले, कि दोनों वाले यानी दे रखे, यानी बोथ का हमें डाटा दे रखा है। सवाल में कितना दिया है, 25, और यहाँ कितने हैं दोनों वाले, 10%। तो 10% का मान हमें कितना दे रखा है, 25, और हम यहाँ से डायरेक्ट क्या निकाल रहे हैं, 100%। तो 100% निकाला तो भैया 10 में एक जीरो बढ़ गया तो 100, तो 25 में एक जीरो बढ़ कितना होगा, 250। यानी कुल कितने कर्मचारी थे ऑफिस में, 250। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर देखो दोनों का दिया है ना डाटा तो सीधे भी निकाल सकते हो कि 70 दिए थे हमारे पास, ये 40 दिए थे कॉफ़ी वाले, 70 और 40 कितना हो गया, 110।
70 प्लस 40 कितना आ गया 110%। अब 110% तो 100 से जितना ज़्यादा होता है वो दोनों का ही होता है। तो 100 से कितना ज़्यादा है 10%, तो 10% का मान 25, तो 100 का मान 250। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अपने पास यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन इसी पे। अगला सवाल क्या रहेगा? शुरू कर दिया। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं, 40 कर्मचारी दोनों पीते हैं। और अगर दोनों का दिया तो डायरेक्ट ही निकाल लें। 72 कर्मचारी चाय पीते तो 72% हो गए चाय वाले, 44% हो गए कॉफ़ी वाले, जोड़ लेते 4 2 6 7 4 11, कितना 116, यानी 116% हो गया। 100 से कितना ज़्यादा 16, तो सब भाई टोटल ऑप्शन 100 ही होंगे। 100 से जो ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब कौन से दोनों वाले, तो 16% का मान हमें सवाल में दे रखा है। 16% कितना दिया है 40, हम यहाँ से क्या निकाल लें 100%, तो 40 बटे कितना हो गया 16 इंटू कितना हो गया 100, तो 16 का 2.5 गुना दे रखा है, तो 16 का 2.5 2.5, तो गुणा कर लेते हैं कितना हो गया यहाँ पर 250, यानी टोटल कितने हो गए 250। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीधे निकालना तो सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर सवाल में बनेगा। सबसे करते हैं अपने पास यहाँ पर एक सवाल और देख लेते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि चाय और कॉफ़ी से दे दें। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 72% व्यक्ति जो है अंग्रेजी भाषा का पेपर पढ़ते हैं, 44% हिंदी भाषा का पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ पेपर रीड करते हैं, और 40 कर्मचारी दोनों भाषा का रीड करते हैं। तब कुल कितने कर्मचारी हैं? खेलने में भी देखते हैं कि 72% फुटबॉल खेलते हैं, 44% क्रिकेट खेलते हैं, 40 दोनों खेलते हैं, कुल कितने छात्र हैं? तो किसी भी तरह का सवाल आपको घुमा फिरा करके दे सकते हैं यहाँ पे, वो अपने को यहाँ करना होता है। बन जाना चाहिए करते। तो एक सवाल और कर लेते हैं अपन इस पर। अगला सवाल दिया है कि एक विद्यालय में 90% अंग्रेजी में पास, 85% गणित में पास और 150 छात्र जो है दोनों विषय में पास हुए, तब कुल कितने छात्र हैं? अब 90% अगर अंग्रेजी में पास हो गए और 85% गणित में पास हो गए और 150 दोनों में, और दोनों में दिए हैं, तो मैंने डायरेक्ट क्या बताया आपको कि भैया इनको आपस में जोड़ दो और 100 से जितना ऊपर होगा वो कौन से होंगे? दोनों वाले होंगे। तो 90% अगर अंग्रेजी में पास हैं, 85% गणित में पास हैं, जोड़ देते कितना हो गया 5 और 9 8 कितना 17, यानी 175% हो गया। इसका मतलब 75% कौन से छात्र होंगे जो दोनों में पास होंगे? तो 75% अगर दोनों में पास है, जिसका मान हमें कितना दे रखा है 150, तो 75% में कितना दे रखा है 150, तो यहाँ से क्या निकाल लें 100%, तो 100% कितना आ गया 150 बटे कितना आ गया 75 इंटू कितना हो गया 100, और 75 दूनी 150 कितना हो गया 200, यानी कुल कितने छात्र थे हमारे पास? 200 छात्र थे। कुल कितने छात्र शामिल हुए, या कुल कितने छात्र कितने 200 छात्र थे परीक्षा में शामिल हुए। ये आपका परसेंटेज था। कम परसेंटेज के जो लेक्चर आपके थे वो कंप्लीट हो गए। परसेंटेज से आने वाले मोस्टली क्वेश्चन इनमें से आपको आ जाएंगे। हो सकता है इनसे भी सरल सवाल मिले तो फिर वो इजी होंगे, जिनमें सीधे सीधे संख्याएँ लिखी होंगी और आपको निकालना होगा, तो वो आप निकाल सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका।